Talk to yourself once in a day, otherwise, you may miss meeting an excellent person in this world. So, with this beautiful thought by Swami Vivekanand, let's begin. Hello, everyone, this is Manya Agrawal and a hearty welcome to my channel. सो लास्ट वीडियो में जो मैंने सोशल साइंस के चैप्टर 1 पर बनाई थी, हमने उसमें इंडिया के बारे में पढ़ा था, इंडिया का साइज़ और लोकेशन पढ़ा था इतने बड़े वर्ल्ड में. सो आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया. दिस इज़ चैप्टर 2 NCERT फॉर स्टैंडर्ड 9th. सो ये चैप्टर भी इंडिया के बारे में अगेन मज़ा आने वाला है. और अगर आपको चैप्टर 1 की वीडियो चाहिए, उसको आपको समझना है, सो आई विल गिव यू द लिंक फॉर दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो फॉर नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. Wait. You can also write the matter I am writing in the video as your notes. जो कुछ भी मैं वीडियो में लिख रही हूँ, मैटर लिख रही हूँ, वो आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए तो. Physical features of India are mountains, plains, deserts, plateaus and islands. So basically इंडिया के 5 फिज़िकल फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं. कौन कौन से हैं वो? माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. The color of soil varies from one place to another because soil is formed of different types of rocks. जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो जो सॉइल होती है उसका कलर भी अलग अलग होता जाता है. क्यों होता है वो? क्योंकि हर एक सॉइल अलग अलग टाइप के रॉक्स से बनी होती है. रॉक्स का तो कलर डिफरेंट होता है, और जब रॉक्स डिफरेंट होंगे सॉइल भी डिफरेंट होगी, और जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाओगे तो सॉइल का कलर भी चेंज होगा और क्वालिटी भी चेंज होगी. अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस लाइक वेदरिंग मतलब जब रॉक्स टूट के गिरते हैं तो छोटे छोटे होते जाते हैं ना, उसको वेदरिंग बोलते हैं. इरोजन, डिपोजिशन होता है जब जो भी नदियाँ होती हैं जो अपने साथ सैंड लाती हैं, सिल्ट लाती हैं, वो डिपॉजिट होके सॉइल बन जाता है. सो अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड इंडिया इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. और इंडिया में जितने भी सॉइल के टाइप्स हैं वेरी करती है. सॉइल बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, रॉक्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं. सो जो कुछ भी आज इंडिया के सॉइल के टाइप्स वगैरह हैं वो किस वजह से बने? इन प्रोसेसेस की वजह से ही हुआ है. Large fragments of the Earth's crust torn due to the rising currents are called tectonic plates. अर्थ की क्रस्ट क्या होती है? जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट. तो अर्थ की जो क्रस्ट है उसके जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो टूट जाते हैं राइजिंग करंट्स की वजह से, है ना. तो और उसको क्या हम बोलते हैं? जब वो फ्रेगमेंट्स गिर जाते हैं या टूट जाते हैं तो उनको एक नाम दे दिया गया है टेक्टोनिक प्लेट. थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. अभी हमने पढ़ लिए कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं. सो जो अर्थ की क्रस्ट है वो 7 मेजर मतलब 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स और कुछ छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई है. तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, इनका जब मूवमेंट होता है तो कुछ कॉन्टिनेंटल रॉक्स बनते हैं, और उन कॉन्टिनेंटल रॉक्स की वजह से क्या होता है? फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, कुछ फोल्ड्स और फॉल्ट्स आ जाते हैं प्लेट्स में. और वोल्केनिक एक्टिविटी, दैट इज़ वोल्केनोज जब इरप्ट करते हैं, दैट इज़ वोल्केनिक एक्टिविटी. एंड दीज प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड एज 3. और जो प्लेट मूवमेंट्स होते हैं, जिस तरीके से प्लेट्स मूव करती हैं, उन मूवमेंट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Convergent boundary. Some plates come towards each other to form convergent boundary. जो कुछ प्लेट्स होती हैं वो जब एक दूसरे के पास आती हैं, जैसा आपको पिक्चर में शो किया हुआ है, जो ग्रीन ट्रायंगुलर बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जो हमें दोनों एरोज डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री. The second type of movement is divergent boundary. Some plates move away from each other to form divergent boundary. तो जैसा convergent boundary में होता था, इसका बिल्कुल opposite होता है divergent boundary में. 2 प्लेट्स या कुछ प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसा कि हमें पिक्चर में शो किया हुआ है, एरो डिनोट कर रहे हैं कि दोनों ट्रायंगुलर बॉक्सेस जो कि प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं,
तो वो क्या फॉर्म कर रही हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। The third type of movement is transform boundary. When two plates come together, they may either collide or crumble, slide under the other, or also move horizontally past each other, forming transform boundary. So जब दो स्लाइड्स पास आती हैं तो वो या तो कोलाइड करेंगी या क्रम्बल करेंगी, मतलब जैसे दोनों पास में हैं। आप पिक्चर में देखिए तो एरो क्या डिनोट कर रहा है कि एक दूसरे से हम कह सकते हैं रिगड़ कर आपस में, कोई एक ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, या फिर कोई एक के बिल्कुल नीचे जा सकती है, कोई एक के ऊपर चढ़ सकती है। तो दैट इज़ कोलाइडर, क्रम्बल या हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, वो मूव कर सकती हैं, फॉर्मिंग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सो जब कोई भी प्लेट्स का मूवमेंट ऐसा होता है, कैसा होता है जैसे हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो दैट इज़ दे फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में दिखा रखा है कि जब कॉन्टिनेंटल रॉक्स बनते हैं तो उनमें जब फोल्ड्स और फॉल्स आ जाते हैं तो वो कैसे आते हैं। फोल्ड्स और फॉल्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, इसलिए जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं जिन्हें हम चट्टानें बोलते हैं, और कभी कभी हम उनको पहाड़ भी बोल देते हैं। तो आप कभी देखोगे, आपने देखे होंगे पहाड़ अगर, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उनको, वो क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि उनमें अलग अलग फॉल्स और डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड्स आ जाते हैं इसलिए। और ये फोल्ड्स और फॉल्स आते क्यों हैं, ये कॉन्टिनेंटल रॉक्स मतलब ये चट्टानें पहाड़ बनते क्यों हैं, क्योंकि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव कर रही होती हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से बनते हैं। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्यों बनते हैं, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं ये क्यों बनते हैं, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्या फॉर्म होता है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसका 3 सेकंड्स में जवाब देना होगा। फर्स्ट इज लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द राइजिंग करंट्स आर कॉल्ड, जल्दी बताओ बच्चा, व्हाट्स द आंसर, एंड द आंसर इज टेक्टोनिक प्लेट्स। आई होप यू गेस्ड इट राइट। The next is the crust of the earth has been formed out of dash major plates। अभी अभी पढ़ा, फटाफट बता दो यार। And the answer is 7 major plates। I hope you guessed it right too। The next question is tectonic plates come towards each other to form dash। अभी अभी पढ़ा, ये भी फटाफट बता दो। And the answer इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। अभी अभी पढ़ा था, मेरे को पक्का पता है आप लोगों ने सही किया होगा आंसर, और आप सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करते जाइए। द नेक्स्ट इज नेम द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इसके लिए 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, फटाफट आंसर करो। एंड द आंसर इज़ वेरी सिंपल, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज और आइलैंड्स। अगर आपने ये आंसर सही नहीं किया ना, वीडियो दोबारा चालू करो यार, देख क्या रहे हो फिर आप, है ना। लेकिन मेरे को पक्का पता है आपने अच्छे से ऑनेस्टली आंसर किया होगा। सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, गोंडवाना लैंड। The oldest landmass was a part of गोंडवाना लैंड। Now what is a landmass? Landmass एक बड़ा सा लैंड का पार्ट होता है जो या तो सराउंडेड होता है एक दूसरे लैंड के पार्ट से या फिर वाटर से, सी वाटर से। तो जो ओल्डेस्ट लैंडमास था वो किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड क्या क्या, कौन से कॉन्टिनेंट्स थे जो गोंडवाना लैंड के पार्ट्स थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। अब तो ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए हैं, लेकिन पहले ये गोंडवाना लैंड के पार्ट ही थे, मतलब ये पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया अलग अलग नहीं थे, गोंडवाना लैंड ही था। पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट्स ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑफ द अर्थ्स सरफेस। अर्थ सरफेस पर जो सबसे पुराना लैंडमास है पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसी का पार्ट था। हिमालयाज और नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। सो हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो सबसे नए, मतलब यंगेस्ट फॉर्मेशंस हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो उसमें एलुवियल सॉइल आपको ज़्यादा मिलेगी, दैट्स वाई एग्रीकल्चर और जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मिंग, एग्रीकल्चर ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स पर ही पाया जाता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक
रॉक्स, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उस पर कोई एलुवियल डिपॉजिट्स नहीं है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमने चैप्टर के बिगनिंग में पढ़ा था कि फिजिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं और आइलैंड्स होते हैं। तो अब हम इनके मेजर डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज हिमालयन माउंटेन्स, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ दी आइलैंड्स। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। The Himalayan mountains. The Himalayas are young fold mountains which are the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी पीछे पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए कि हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, यंगेस्ट फॉर्मेशंस हैं। तो हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब जो जितने भी फोल्ड्स और फॉल्ट्स जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है जिसकी वजह से हिमालयाज फॉर्म हुए हैं वो माउंटेन्स हैं। और लोफ्टीएस्ट मतलब बहुत ऊंचे, एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड मतलब ऊबड़ खाबड़। अब डेफिनेटली माउंटेन्स ऊबड़ खाबड़ ही होंगे, अगर माउंटेन्स प्लेन्स होते तो हम उनको माउंटेन्स कहते ही क्यों। अब माउंटेन्स यानी कि हिमालयाज जो हैं वो ऊबड़ खाबड़ हैं, इसलिए उन्हें हम रग्ड कहेंगे। और नॉर्दर्न प्लेन्स बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं है, इसलिए हम उनको नॉर्दर्न प्लेन्स कहेंगे। सो हिमालयाज बहुत ऊंचे और ऊबड़ खाबड़ माउंटेन बैरियर्स हैं वर्ल्ड के। दे आर 2400 दैट इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। ये हमें हिमालयाज की डायमेंशंस दे रखे हैं कि वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग, सोचिए कितने ऊंचे हैं, और वाइड 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, मतलब कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश से वो इतने वाइड हैं और इतने लॉन्ग हैं। और ये डायमेंशंस आपको याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा वैरी करता है और बाकी पार्ट्स में नॉर्मली वेरिएशंस होती हैं। And the Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. मतलब हिमालय की जो रेंजेस हैं उनको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वो 3 टाइप्स की हैं, और तीनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के। सो अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। द फर्स्ट पीक इज़ ग्रेटर और इनर हिमालयाज और हिमाद्री। सो जितने भी ये पीक्स हैं इनके बारे में पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सभी के नाम, क्योंकि इनका एक ही नाम नहीं है। जैसे फर्स्ट पीक है तो इसको हम ग्रेट हिमालयाज या इनर हिमालयाज या हिमाद्री बोलते हैं, तो इसके 3 नाम हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंटेन्स मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज विद द एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। इसके ये जो रेंज है ये सबसे ऊंची रेंज है और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट पीक्स, जितनी भी ऊंची पीक्स हैं हिमालयाज की वो सारी इस ही रेंज में आती हैं। सेकंड इज हिमाचल और लेसर हिमालयाज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। जो फर्स्ट पीक है हमारी उसके नीचे ये पीक आती है, मतलब साउथ में आती है ये पीक, हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज। द एल्टीट्यूड वैरीज बिटवीन 3700 and 4500 with average width of 50 किलोमीटर। एल्टीट्यूड वैरीज का मतलब होता है किसी भी लोकेशन की हाइट सी लेवल से जब ऊपर होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि एल्टीट्यूड वैरी करता है। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड किन डायमेंशंस में वैरी करता है, 3700 एंड 4500 मीटर, और एवरेज विड्थ कितनी होती है, 50 किलोमीटर। अब आपको समझ आ गया एल्टीट्यूड वैरीज का मतलब। इट इंक्लूड्स रेंजेस लाइक पीर पंजाल, महाभारत एंड धौलाधार। सो ये जो हमारी सेकंड रेंज है इसमें कौन कौन सी रेंजेस होती हैं, पीर पंजाल, महाभारत एंड धौलाधार। और इसमें कुछ वैलीज़ भी कंसिस्ट करता है, जो कांगड़ा एंड कुल्लू वैली बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश में, और कश्मीर की बहुत सुंदर सुंदर वैलीज़ भी इसमें ही इंक्लूड होती हैं। द थर्ड रेंज इज शिवालिक्स, जो सबसे नीचे होती है, और जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज की वो कौन सी है, शिवालिक्स। इट एक्सटेंड्स ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर
इसकी विड्थ कितनी है 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वैरिंग बिटवीन 900 to 1100 किलोमीटर, और इसका एल्टीट्यूड किन डायमेंशंस में वैरी करता है 900 to 1100 किलोमीटर। अब इन तीनों रेंजेस का डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से याद रखना है, इनके नेम्स, इनकी एल्टीट्यूड किन डायमेंशंस में वैरी करती हैं और इनकी विड्थ अच्छे से आपको याद रखनी है। Longitudinal valleys lying between lesser Himalayas and Shivaliks are known as dunes। जितनी भी longitudinal valleys lie करती हैं lesser Himalayas और Shivaliks, मतलब हमारी सेकंड और थर्ड रेंज के बीच में, उन्हें हम क्या बोलते हैं dunes। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, वी ऑल नो अबाउट इट, कोटली दून एंड पाटली दून। सिक्स्थ इज हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। अब हमने जो पीछे पढ़ा वो क्या थी, हिमालयाज की रेंजेस थी, वो 3 रेंजेस थी एंड दे वर पैरेलल टू ईच अदर। अब हिमालयाज को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अब ये रेंजेस नहीं है, इनके 4 सेक्शंस हैं। पंजाब हिमालयाज जो इंडस और सतलज रिवर के बीच में लाई करता है। पंजाब हिमालयाज को हम कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। फिर है कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज ये लाई करते हैं सतलज और काली रिवर्स के बीच में, और नेपाल हिमालयाज काली और तीस्ता रिवर्स के बीच में, और असम हिमालयाज तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स के बीच में। सो बेसिकली अब आप देखिए इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है कि अगर एक रिवर से स्टार्ट हो रहा है दूसरी रिवर पे ख़त्म हो रहा है, तो जो सेकंड सेक्शन होगा वो दूसरी रिवर जहाँ पे पहला वाला सेक्शन ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, कौन सी रिवर पे ख़त्म हो रहा है, वो सतलज पे। तो जो हमारा सेकंड है कुमाऊं हिमालयाज वो सतलज से स्टार्ट हो रहा है। अब हमारा थर्ड है काली रिवर से स्टार्ट हो रहा है, और जो हमारा सेकंड था वो काली रिवर पे एंड हो रहा था। तो इससे आपको लर्न करने में इजीली हो जाएगा लर्न। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज, मतलब हिमालयाज की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र से स्टार्ट होती है, या ये कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र वहाँ पर खत्म होती है। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूर्वांचल की डेफिनेशन 60% आती ही है, और पूर्वांचल की ये जो डेफिनेशन है वो फिल इन द ब्लैंक के टाइप में भी आ सकती है। जितनी भी इंडिया के साथ जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसकी जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री फॉर्म करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली, पूर्वांचल। पूर्वांचल की कौन कौन सी हिल्स हैं, पूर्वांचल जो कंप्राइज करता है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मीज़ो हिल्स। और मीज़ो हिल्स की पिक्चर आपको साइड में गिवन है और आपकी बुक में भी गिवन है। फाइनली हम अपना फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ हिमालयन माउंटेन्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं आया, कुछ भी रह गया, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स सेक्शन। So now our next division is northern plains. The northern plain has been formed by the interplay of the 3 major river systems. So जो northern plain है वो 3 major rivers के interplay से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। जो कौन कौन सी हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मतलब नॉर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन में 3 मेजर रिवर्स अपना जो है योगदान देती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये हम चैप्टर के बिगनिंग में ही पढ़ चुके हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल सॉइल से फॉर्म्ड होते हैं, जबकि हिमालयन माउंटेन्स नहीं होते, दे आर रग्ड, right, spreads over an area of 7 lakh square kilometer. Oh my god. ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। प्लेन इज़ 2400 किलोमीटर लॉन्ग। इनकी डायमेंशंस दे रखे हैं कि ये लॉन्ग 2400 किलोमीटर है, और विड्थ कितनी है 240 to 320 किलोमीटर, और डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब क्यों है पॉपुलेशन ज़्यादा, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं एक तो बहुत एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यहीं किया जाता है।
with a rich soil cover, adequate water and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. So rich soil cover मतलब soil जो है यहाँ पर बहुत अच्छे nutrients होते हैं, एकदम fertile soil है. एडिकेट वाटर एंड फेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वाटर सप्लाई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो 3 मेन रिवर्स हैं गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये यहीं पर इनका, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन के लिए 3 मेन रिवर्स बहुत ज़्यादा अपना योगदान देती हैं, तो यही क्या है, एडिकेट वाटर का सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट होता है, एंड इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहीं पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर पाया जाता है. मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन वर्ल्ड. मजूली जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ये रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा. Right, rivers in lower course split into numerous channels due to deposition of silt called distributaries. जो रिवर्स होती हैं वो बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं सिल्ट की डिपोजिशन की वजह से, और इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी. नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. हर चीज़ को इन लोगों ने ना डिवाइड किया हुआ है. सो नॉर्दर्न प्लेन्स भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं. आई नो थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, बट आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल, बिकॉज मैं चाहती थी कि तीनों सेक्शंस एक ही पार्ट में क्लियर हो जाएं. पंजाब प्लेन्स, फर्स्ट इज पंजाब प्लेन्स, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. सो जो पंजाब प्लेन्स है ये नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट है, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज. और पंजाब प्लेन्स, इंडस, हमने 3 रिवर्स पढ़ी थी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. सो ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म हुआ है. इसका ज़्यादातर पार्ट पंजाब प्लेन्स का पाकिस्तान में लाई करता है. और इंडस और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड द सतलज, जो हिमालयाज में ओरिजिनेट करती हैं. सेकेंड इज गंगा प्लेन्स. सो गंगा प्लेन्स घाघर और तीस्ता रिवर्स के बीच में लाई करता है. स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टूवर्ड्स ईस्ट. तो ये जो गंगा प्लेन्स है ये कौन कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड है. दीज स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली झारखंड, मतलब झारखंड में पूरा नहीं लोकेट करता लेकिन पार्टली थोड़ा, एंड वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न पार्ट में, ईस्ट में. एंड द लास्ट इज ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. ये सबसे सिंपल है, आसाम में लाई करता है बस. नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. अब नॉर्दर्न प्लेन्स फिर से इन लोगों ने 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया. जो पहले हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स पर डिवाइडेड इनटू 3, तो वो कौन से थे, सेक्शंस थे. अब ये क्या है, रीजन्स हैं. यू नो व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो हमें भी यही लगता था कि हर चीज़ को ये लोग डिवाइड कर देते हैं, इतने सारे डिविजन्स हैं, पढ़ना पड़ता है. लेकिन अगर एक बार आपने इनको अच्छे से समझ लिया ना, देन दे आर वेरी इजी. सो द फर्स्ट रीजन इज भाबर लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स. अभी हमने हिमालयन रेंजेस पढ़ी थी, तो उसकी 3rd रेंज कौन सी थी, शिवालिक्स, राइट. तो उसके जो स्लोप्स होती हैं, ढलान, ढलान तो हमें पता है, ढलानें जो होती हैं ना, उनके जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, भाबर. सो भाबर की डेफिनेशन है, अ नैरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट वेयर ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर. यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, कोई स्ट्रीम हमें नहीं दिखती, राइट. सो द सेकेंड वन इज टेराई, और टेराई लाइंग साउथ ऑफ भाबर, भाबर के नीचे, भाबर के साउथ में लाई करता है टेराई. अ वेट एंड मार्शी एरिया विद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. यहाँ पे बारिश होती है, दैट इज़ वेट है, और मार्शी एरिया है विद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट है तो बारिश होती है, और वाइल्ड लाइफ अच्छी है, दैट इज़ एनिमल्स, बहुत वेराइटी है फ्लोरा एंड फौना की. दूधवा नेशनल पार्क इज़ इन दिस रीजन. जो एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है, दूधवा नेशनल पार्क, और आई डोंट नो व्हाट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज, बट दूधवा नेशनल पार्क वी कॉल इट. सो दिस इज ऑल्सो present in this location. Third is Bhangar or Bhangar. A largest part of the northern plain is formed of older alluvium. This is the largest part of northern plain.
सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, अगर ये आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है तो दैट इज भंगार एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स। जो भी जहाँ पर रिवर्स लोकेटेड होती हैं तो जहाँ पर फ्लड के आने की संभावना ज़्यादा रहती है वो क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स, तो ये यहाँ पर लोकेटेड होता है। फोर्थ इज खादर, द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स कॉल्ड कंकड़। कंकड़ तो हमें पता है छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो खादर में जो सॉइल होती है उस सॉइल में कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, कैलकेरियस डिपॉजिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंकड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ खादर कि जो फ्लड प्लेन्स जो नए नए बने होते हैं, यंगर होते हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं, खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वो हर साल नए बनते हैं, मतलब रीन्यू, वी डेफिनेटली नो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो वहीं से वर्ड आया है रीन्यू, कि ये नए हर साल नए होते हैं, बनते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बेसिकली टेबल लैंड ऐसे ही बोल दिया गया, इट्स अ प्लेन लैंड, लाइक लैंड नॉर्मल है, and it is composed of igneous, metamorphic and some old rocks. So this is the definition of peninsular plateau, जो अभी हमने पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करे वैसे ऐसे आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। It is formed due to breaking and drifting of the गोंदवाना land, making it a part of oldest land mass. जब गोंदवाना लैंड ब्रेक हुआ था तब ये भी मतलब ब्रेक हो गया था, और जो बाकी कॉन्टिनेंट्स जो हमने पढ़े थे वो अलग अलग हो गए थे, लेकिन ये जो ओल्डेस्ट लैंड मास मतलब गोंडवाना लैंड का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। अब इसके भी दो डिविजन्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू, इनके बारे में भी अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। The Central Highlands, the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highlands. This is the definition of Central Highlands. ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है जो नॉर्थ में लाई करता है नर्मदा रिवर के, और मालवा प्लेट्यू का बहुत सारा पार्ट ये कवर करता है। तो ये जब हम इनको कलेक्टिवली बोलेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड्स बोलेंगे। ये वेस्ट में वाइडर होते हैं, मतलब ज़्यादा चौड़े होते हैं, फैले हुए ज़्यादा वेस्ट में हैं, लेकिन कम फैले हुए ईस्ट में हैं। ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो ईस्ट में जो एक्सटेंशंस है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस हैं जो इस प्लेट्यू की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ये तो बहुत कॉमन नेम्स हैं, आई होप आप लोगों ने सुने होंगे। एंड द थर्ड इज छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो बाकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मार्क करता है, और जहाँ पर दामोदर रिवर भी लोकेटेड है। डेक्कन प्लेट्यू, ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये ट्रायंगुलर लैंड मास है, मतलब ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि रिवर नर्मदा के साउथ में लाई करता है। सेकेंड, हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। ये उल्टा है सेंट्रल हाईलैंड्स के, ये वेस्ट में हायर है, ऊंचा है, और धीरे धीरे ईस्टवर्ड्स, जब ये ईस्ट की तरफ आता है तो जैसे वेस्ट में ऊंचा है तो जब ईस्ट की तरफ आता है तो नीचा होता जाता है, धीरे धीरे स्लोप मतलब ढलान होती जाती है। Extension of the plateau is also visible in the northeast called Meghalaya, Karb Anglong Plateau and the North Sachar Hills. That is, इस प्लेट्यू को हम नॉर्थ ईस्ट में भी देख सकते हैं, जिसे हम मेघालय कहते हैं, राइट। कर्ब अंगलोंग प्लेट्यू, और जब ये नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर लोकेटेड होता है तो वहाँ पर हम इसको लोकली बोला जाता है मेघालय, कर्ब अंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ सचार हिल्स। एंड एक और बात है कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से डिवाइडेड है 3 हिल्स में। कौन कौन सी बहुत फेमस हिल्स हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ईस्टर्न घाट्स मार्क द ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न घाट्स डेफिनेटली ईस्टर्न पार्ट में है डेक्कन प्लेट्यू के, तो ईस्टर्न एजेस मार्क करते हैं। ऐसे ही वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न एजेस मार्क करते होंगे।
फिफ्थ पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ कमिंग टू द सिक्स पॉइंट. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया कॉल्ड द डेक्कन ट्रैप. सबसे अच्छा जो फीचर है डेक्कन प्लेट्यू का वो क्या है कि वहाँ पर एक ब्लैक सॉइल एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है. दैट इज़ नोन एज द डेक्कन ट्रैप. अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. Aravalli Hills lie on the western and northwestern margins of the Peninsular Plateau. Peninsular Plateau के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स पर अरावली हिल्स लाई करते हैं. एंड कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं? गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. मतलब साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गुजरात टू दिल्ली अरावली हिल्स लाई करते हैं, एक्सटेंड करते हैं. इंडियन डेजर्ट सबसे इजी टॉपिक है पूरे चैप्टर का क्योंकि हमें नॉर्मली पता होता है इंडियन डेजर्ट के बारे में. सो लाई टुवर्ड्स द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. अब आप सोचोगे क्या लाई करता है, तो ये हम ना शॉर्ट में लिखते हैं. जब नोट्स हम बनाते हैं तो हम शॉर्ट में लिखते हैं. तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितना भी मैं मैटर लिख रही हूँ वीडियो के अंदर या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. और ये पूरे नोट्स हैं, एक एक लाइन मैंने चैप्टर की कवर की है नोट्स के फॉर्म में. तो अगर आप केवल इन नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर बुक खोल के भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड्स द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. अरावली हिल्स अभी हमने पीछे पढ़ा, तो अरावली हिल्स का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इंडियन डेजर्ट लाई करता है. सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. इसका मतलब है कि इंडियन डेजर्ट इज़ अ सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्या होता है? हमने बचपन से ही पढ़ते आए हैं. जैसे सैंड होता है बहुत सारा, तो जब बहुत हवा चलती है तो वहाँ पर ना सैंड के जैसे पहाड़ नहीं बोलेंगे लेकिन सैंड के बड़े बड़े पहाड़ जैसे कुछ बन जाता है वहाँ पे. तो दोज आर नोन एज सैंड ड्यून्स. थर्ड इज़ रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. पूरे साल में 150 मिलीमीटर से कम रेनफॉल होती है वहाँ. एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन, मतलब सूखा क्लाइमेट होता है. लो वेजिटेशन क्योंकि सूखा है क्लाइमेट, पानी नहीं होता तो वेजिटेशन लो होती है. बेसिकली वहाँ पर कैसे वेजिटेशन होती है, जैसे कैक्टस हो गए, थॉर्नी बुशेस वगैरह वहाँ पर ग्रो होती हैं. लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर. मतलब पूरे इंडियन डेजर्ट में केवल एक ही लार्ज रिवर है, लूनी. बाकी सब या तो छोटी छोटी रिवर्स हैं या फिर है ही नहीं रिवर्स. बर्चांस कवर large areas but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. बर्चांस जो होते हैं ना वो होते हैं सैंड ड्यून्स ही होते हैं, लेकिन उनको एक नाम दे दिया गया है. बेसिकली वो कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में. तो वो बहुत सारा एरिया कवर करते हैं लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर. राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन डेजर्ट. कोस्टल प्लेन्स. सी कोस्टल स्ट्रिप्स का मतलब है जो पतले पतले कोस्टल एरियाज होते हैं, बहुत पतले स्ट्रिप्स जैसे पतले, नैरो. सो पेनिनसुलर प्लेट्यू के साइड में जो अरेबियन सी है वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, तो उनके थ्रू जो रन हो रहे होते हैं पतले पतले कोस्टल एरियाज, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स. राइट. सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज वेस्टर्न कोस्ट बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी इज़ ए नैरो प्लेन. जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है? बहुत पतला सा एक प्लेन है. और इसके तीन पार्ट्स हैं. कोंकण जो सबसे ऊपर वाला यानी कि नॉर्दर्न पार्ट है, कन्नड़ सेंट्रल स्ट्रेच यानी कि बीच वाला, और मालाबार कोस्ट सदर्न यानी कि सबसे नीचे वाला. In northern part, plains along Bay of Bengal are referred to as northern सरकार. मतलब जो northern part है उसमें जो plains Bay of Bengal के साथ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? northern सरकार. जो southern part में plains Bay of Bengal के साथ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल coast. Large rivers such as the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri have formed extensive delta. सो कोस्टल प्लेन्स पे बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इन्होंने अपने डेल्टास फॉर्म किए हुए हैं. डेल्टा जब कोई रिवर की उससे डिपोजिशन से, सिल्ट डिपोजिशन से कुछ फॉर्म होता है तो दैट इज़ नोन एज डेल्टा.
लेक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, और जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर एक लेक प्रेजेंट है, दैट इज़ लेक चिलिका. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कोस्टल प्लेन्स. कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दी आइलैंड्स. सो आइलैंड्स बेसिकली तो हमने दो ही हैं हमारे, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो पहले हम लक्षद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं. सो लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाई क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. केरला में जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनका जो सदर्न पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट कहते हैं, जो कि केरला में है. सो लक्षद्वीप आइलैंड उसके पास लाई करता है, वहीं पर लोकेटेड है, उसी के पास. तो अब देख रहे हैं कैसे पीछे वाली चीज़ें आगे रिलेट कर रही हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल द स्मॉल टर्म्स विच आई हैव मेंशन्ड इन द नोट्स. अर्लियर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनद्वीप. तो लक्षद्वीप को पहले तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था लक्षद्वीप, जिसे पहले कहते थे लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनद्वीप. लेकिन 1973 में इस पूरे को नाम दे दिया गया लक्षद्वीप, और ये 32 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है. कावाराती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप. हमें पता है कि लक्षद्वीप की कैपिटल है कावाराती. सो दिस इज़ basically the basic meaning of this line. This island group has great diversity of flora and fauna. लक्षद्वीप पे बहुत वैरायटी पाई जाती है फ्लोरा और फोना की. फ्लोरा और फोना मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, फ्लावर्स, बहुत अलग अलग टाइप की वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है. पिटी आइलैंड अनइनहैबिटेड एज बर्ड सेंचुरी. तो लक्षद्वीप पर एक आइलैंड है छोटा सा, पिटी आइलैंड, जो कि अनइनहैबिटेड है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर बर्ड सेंचुरी है. अब आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो बेसिकली ये डेफिनेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की. जो इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स है मतलब साथ चली चेन मतलब जुड़े हुए ना. सो इलोंगेटेड में जुड़े हुए जो आइलैंड्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है नॉर्थ टू साउथ में. सो दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड. मतलब लक्षद्वीप आइलैंड्स पे थोड़ी कम पॉपुलेशन है और लक्षद्वीप आइलैंड साइज में थोड़े कम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से. अंडमान लाइज इन नॉर्थ एंड निकोबार लाइज इन साउथ. अंडमान जो है नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में है. ये साथ में मतलब दोनों का नाम साथ में लिया जाता है लेकिन अलग अलग है. देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. यहाँ पर भी लक्षद्वीप की तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लावर्स एंड वेजिटेशन पाई जाती है. lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. So ये जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर इक्वेटर के पास ही पाए जाते हैं. मतलब यहाँ पर अगर आप जाओगे ना तो बेसिकली आपका जो स्किन कलर होता है ना वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के पास ही लाई करते हैं तो बहुत सन रेज आती हैं और थोड़ा बहुत गर्मी रहती है यहाँ पर. इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब यही है कि इक्वेटर पे जैसा क्लाइमेट गर्मी वाला रहता है ऐसा क्लाइमेट वहाँ रहता है. और बहुत फॉरेस्ट्स हैं वहाँ पर, थिक फॉरेस्ट हैं, बहुत घने और ज़्यादा फॉरेस्ट्स हैं वहाँ पर. और इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो, मतलब इंडिया में केवल एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि बैरन लैंड में पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. डिफरेंसेस, हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए. सो फर्स्ट इज़ कन्वर्जिंग बाउंड्री एंड डाइवर्जिंग बाउंड्री. इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया है. हैंड रिटन है लेकिन समझ आ रहा है अच्छे से. सब वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए. The second difference is between Western Ghats and Eastern Ghats. Either take its screenshot or note it down as you wish. The third difference is between Himalayan region and peninsular region. So ये आपके आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स में भी जो बैक एक्सरसाइजेस हैं उनमें भी ये डिफरेंस पूछा गया है. सो इसको मैं डिक्टेट कर देती हूँ. So Himalayan region formed by folding of the Indo-Australian plate with Eurasian
प्लेट। सो जो हिमालयन रीजन है वो कैसे फॉर्म हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में ये गिवन है, और पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे फॉर्म हुआ है ये तो हमने पढ़ा भी है, फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। Himalayan region is made up of sedimentary rocks, while peninsular region is made up of igneous and metamorphic rocks. Himalayan region is the most recent formations and peninsular plateau is the most ancient formation. मतलब Himalayan region न्यूअर है और यंगेस्ट फॉर्मेशन है, लेकिन पेनिनसुलर बहुत पुराना यानी कि ओल्डेस्ट लैंड मास का पार्ट है, याद रखना है ताकि हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकें और हमें एक एक पॉइंट एकदम याद रखना है। सो दीज वर द डिफरेंसेस जो मेन है इस चैप्टर में, यही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सो लर्न देम बाय हार्ट एंड आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू बड़ा वाला थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप आपको अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। और फिर भी अगर कोई भी डाउट्स हैं तो क्या टेंशन है, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है हमारे डाउट्स के लिए। सो एक एक चीज़ आप अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स, और मैं ट्राई करूँगी कि आपके जो भी कमेंट्स हैं सबका रिप्लाई करूँ। एंड अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सो ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल। और मैं ट्राई करूँगी कि ये जो नोट्स हैं कंबाइंड नोट्स का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूँ। एंड आई विल बी बैक सून विद अ न्यू चैप्टर, विद अ न्यू theory and some new ideas. Till then, take care and bye bye.